हेलो एवरीवन। प्लेटो के बाद में आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट थिंकर जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिसको अरब में, इंडिया में यहाँ पर अरिस्तु भी बोला जाता है। बहुत गजब के थिंकर जिनके टाइमलाइन को अगर हम देखें तो समवेयर बिटवीन 384 BC टू 322 BC इस टाइम के ये थिंकर है। अनलाइक प्लेटो, अनलाइक जो इनके पुराने वाले जो हमने थिंकर्स किए हैं, ही वॉज नॉट बॉर्न इन एथेंस, सो ही वॉज नॉट अथेनियन। एक छोटा सा टाउन था, कस्बा था, गांव था, स्टैगिरा वहाँ के थे। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इनको हम अथेनियन नहीं मानते हैं क्योंकि ये एथेंस में पढ़े लिखे। सब्सिक्वेंटली ये प्लेटो की शरण में चले गए व्हेन ही वॉज वेरी यंग, और जो एक बार प्लेटो की शरण में चला गया वो फिर कहीं और से नहीं पढ़ सकता। नाउ इनके भी आपने बड़ी बार कई इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना होगा। कुछ लोग आज भी नाम रखते हैं ऐसे अपने इंस्टीट्यूशंस का। लिसियम, ये इनके इंस्टीट्यूट का नाम था। जैसे प्लेटो के इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, एकेडमी, वैसे ही इनका था लिसियम। एरिस्टोटल का प्लेटो के साथ में बहुत गजब का रिलेशनशिप था। वो उनके बेस्ट डिसाइपल भी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक भी थे। क्रिटिक इन व्हाट सेंस? जैसा क्रिटिक मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बनो। वो क्या है कि हम कुछ आइडिया डिस्कस करें, आप अपने व्यूज़ दो, उसको थोड़ा एनालिटिकली हम समझें, ठीक। वैसा वाला क्रिटिक नहीं बनना कि सर आप 6 दिन क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, 5 दिन क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, जितने दिन ली जाएगी भैया उतने दिन ही लेंगे। नाउ चलो हम आगे जाके ना एक और, इनफैक्ट ऐसा ही एक और कॉम्बिनेशन बनता है आगे जाके। जेरेमी बेंथम, इंग्लैंड की हम बात जब करेंगे, जेरेमी बेंथम और JS मिल, वो भी ऐसे ही थे कि जिनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी चीज़ को सीखकर एक स्टेप आगे लेके गए। अब अगर एक स्टेप आगे लेके जाने से जिनसे सीखा है उनके आइडियाज़ अपसाइड डाउन हो जाएं तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। इनफैक्ट गुरु को तो खुशी ही होगी अगर शिष्य उनके आइडियाज़ को एक स्टेप आगे लेकर जाए, और ऐसा करते हुए अगर गुरु के आइडियाज़ 4 गलत भी साबित हो जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म इन इट। नाउ एरिस्टोटल जो है, इनके बारे में ये बोला जाता है कंपेयर टू से प्लेटो वॉज मोर ऑफ अ फिलोसफिकल। अगर आप देखेंगे, ही हैड दिस जनरल आइडिया। प्लेटो का अदरवाइज ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ। फिलॉसफी जो है ये बहुत अलग सा वो है सब्जेक्ट, ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी सिविल सर्विसेज के लिए, तो हमें बहुत प्रूनिंग करके, क्लिप करके, कट करके आपको ऐसे वैसे चीज़ें पढ़ानी है। अदरवाइज प्लेटो को देखें, वो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, और फिलोसोफर जो होते हैं वो बहुत गज़ब का सोचते हैं। इनफैक्ट अगर जितना ज़्यादा आप फिलोसफिकली सोचना शुरू कर देते हो, इंक्रीजिंगली जैसा हमारा वर्ल्ड है, हालांकि शुरू से ही ये एक दुखांत रहा है, एक आयरनी रही है, एक बहुत कि जो फिलोसोफर है वो फिट इन नहीं कर पाता नॉर्मल वर्ल्ड में। एक पर्सन जिसको रोशनी दिख रही है वो उन 10 लोगों में फिट इन ही नहीं कर पाएगा जिनको लगता है कि सिर्फ अंधेरा ही रियलिटी है। तो फिलोसोफर्स के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने देखा है कि दे हैव बीन मॉक्ड, दे हैव बीन एक्चुअली किल्ड बाय द टाइम्स, उनके टाइम्स पे, और बाद में फिर उनको बहुत ग्लोरीफाई किया गया। तो प्लेटो जो है, उनका ये मानना था कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में आने से पहले भी आत्मा थी। पाइथागोरस का भी यही मानना था। पाइथागोरस हम जिनको पढ़ते हैं ना, h² = b² + p², उनका तो ये, पाइथागोरस तो ये क्लेम भी करते थे कि मैं अपने पिछले 4 जन्म जान चुका हूँ। तो प्लेटो का ये मानना था कि इससे पहले भी एक हम सोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में आने से पहले, जो कि सभी रिलीजन्स भी, एटलीस्ट अगर हम देखें तो हिंदू रिलीजन वाला भी इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है, इंडियन फिलॉसफी में भी, एंशिएंट फिलॉसफी में। नाउ क्योंकि मैं किसी सोल फॉर्म में पहले एग्जिस्ट करता था, इसलिए इनहेरेंटली एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ। जब मैं बॉडी में आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया से हो जाता है डिस्कनेक्ट, और मैं आ जाता हूँ रियल वर्ल्ड में और मुझे चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जब चीज़ें मुझे दिखने लग जाती हैं तो मेरा वहाँ से इंक्रीजिंगली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब अगर मेरी सोल को उस वर्ल्ड के साथ दोबारा कनेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? लॉजिक के थ्रू बना पाऊँगा, नॉलेज के थ्रू। नॉलेज कैसे आएगी? रीज़न के थ्रू। रीज़न कैसे डेवलप होगा? डायलैक्टिक्स, लॉजिक एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो थ्योरी ऑफ सोल से रिलेट करते हैं ऑल द वे थ्योरी ऑफ फॉर्म, कि जो रियलिटी है ये तो बस ऐसे ही है, शैडो है, असली तो आइडिया है।
जो हमने किया था प्लेटो के कॉन्सेप्ट में। तो ऐसे ही आई वॉज रीडिंग, मतलब ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये सब आपके पेपर में मतलब प्लेटो वाली चीज़ तो आ सकती है, जो मैं वैसे आपसे बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, वो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपको एटलीस्ट इस सब्जेक्ट का फ्लेवर आए, थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आए। अदरवाइज देर आर लाइक plenty of people out there on YouTube who would have like so much text written here and they'll be like ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। I think कि वो आपको कंटेंट PDF सामान बहुत मिल जाएगा, बट टू हैव द फ्लेवर ऑफ द सब्जेक्ट, उसको समझें, थोड़ा मज़ा करें उसके साथ में, इंजॉय करें, वो चीज़ मेरा थोड़ा सा एम है इधर। जैसे देयर वाज दिस वन फिलोसोफर, अगेन नॉट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ कोर्स, हु सेड कि इमेजिन, जो फिलोसोफर है ना वो सोचेगा, वो इमेजिन करेगा, वो बोलता है कि इमेजिन हम एकदम बूढ़े होते एग्जिस्टेंस में, रिवर्स कर दो पूरा रोल, ठीक, हम बूढ़े एग्जिस्ट करना स्टार्ट करते, धीरे 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 थोड़ा सा फिट होना शुरू होते और 50 साल के हो जाते। फिर क्या होता, हमारी फैमिली होती है, थोड़ा ऐसा भी लगता कि यार मैं तो दुनिया को चला रहा हूँ। धीरे 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 करके थोड़े यंग हो जाते, यंग होते तो फिर ऐसा लगता कि हाँ यार दुनिया की समझ है, एनर्जी हाई होती। धीरे 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 करके हम क्या होते, जवान हो जाते। जवान होते वैसे कि वर्ल्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ऐसे बंदा गाड़ी इतनी ऐसे तेज़ चला रहा है, बोला क्या कर रहा है, रेस लगा रहा हूँ, किससे, किसी से नहीं। ऐसे होते ना यंगस्टर्स, बड़े खुश मिजाज, बस खुश होते हैं, वैसे हम होते। धीरे 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 हम टीनेजर बन जाते, टीनेजर बन के हम और मस्ती में नॉर्मल चल भी हम ऐसे ऐसे करके रहे हैं। धीरे 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 हम बच्चे हो जाते, फिर उसके बाद में हम टॉडलर हो जाते, सब लोग हमें प्यार से ऐसे घुमा रहे होते, ठीक। धीरे 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 हम और छोटे हो गए और प्यार मिल रहा है, इवेंचुअली डाइंग एज एन ऑर्गेज्म। सोचने का तरीका है, किसी ने पूरे लाइफ साइकिल को ही उल्टा करके सोच लिया। तो फिलोसोफर्स जो हैं वो कुछ भी कैसे भी सोच सकते हैं। तो आपको अगर प्लेटो की एक कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ये रेडिकल लग रहा है, तो कुछ भी नहीं है जितना जितना फिलोसोफर्स रेडिकल सोच सकते हैं। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, लाइक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वी डोंट हैव टू स्टडी टू मच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफिकल पार्ट इनफैक्ट ख़त्म ही हो गया है। मैंने आपको जितना फिलोसफिकल पार्ट बता दिया उतना भी आपके लिए एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है। जो मेरा लास्ट लेक्चर था प्लेटो के ऊपर, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए थे, वही आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बट लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर ऑप्शन कौन सा लें, लोग गाइड भी करते हैं, वो ऑप्शन लो जिसमें इंटरेस्ट है, या बैकग्राउंड में वो ऑप्शन लो जो बैकग्राउंड में पढ़ा है। बैकग्राउंड में मैंने पढ़ी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस, या कुछ भी ऐसा और कुछ पढ़ा हो। अब इंटरेस्ट है वो वाला सब्जेक्ट ले लो, और फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ा ऐसे जा रहा है या पढ़ाया ऐसे जा रहा है जैसे कोई मर गया हो, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा। इंटरेस्ट बनाने के लिए उसको इंटरेस्ट से पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए थोड़ा बहुत पंख उड़ाने होते हैं। चलो आज हम करेंगे अब एरिस्टोटल। ये वो पर्सन है जिनके बारे में बोला जाता है कि ही वॉज बॉर्न, ही थॉट एंड रोट एंड ही लेफ्ट। साहब पैदा हुए, साहब ने पढ़ा, साहब ने लिखा और साहब चले गए। इतना पढ़े और इतना लिखे कि इनको मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोल दो, फादर ऑफ बॉटनी बोल दो, फादर ऑफ लॉजिक बोल दो, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल दो, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ जस्ट अबाउट एनीथिंग। इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इन्होंने, और इतने वाइज तरीके से उसको पढ़ के इन्होंने हमें अपने वर्क्स प्रेजेंट किए हैं जितने भी हमें मिले हैं। ऐसा बोलते हैं कि रफली 20-30% ऑफ द वर्क्स वर सेव्ड। इतने ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है कि जब तक ये मॉडर्न साइंसेस नहीं आई थी, पिछले 300-400 साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये मॉडर्न साइंसेस नहीं आई थी तब तक एरिस्टोटल ऑन एस्ट्रोनॉमी, एरिस्टोटल ऑन इकोनॉमिक्स, एरिस्टोटल ऑन फिजियोलॉजी, एरिस्टोटल ऑन जूलॉजी, एनीथिंग, ऐसा माना जाता था कि बस वो फाइनल वर्ड है, फाइनल वर्ड है। हिज इंफॉर्मेशन, it was far more vast, far more exhaustive, far more penetrating than anything any of his successors और predecessors भी for that matter। मतलब सब पता है पर्सन को, इंसाइक्लोपीडिया वर्ड के सामने आप तस्वीर लगा सकते हो एरिस्टोटल साहब की। इनके अगर हम अदरवाइज ये एजुकेशन को
या पढ़ाई को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। अगेन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एग्जाम में हमें आएगा पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल। तो ये चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। पहला थ्योरेटिकल स्टडीज़। थ्योरेटिकल स्टडीज़ कौन सी हैं? इनके हिसाब से वो स्टडीज़ हैं जो बस करनी होती हैं। आप दुनिया में आए हो, don't you want to know, or like don't you want to discern the world, don't you want to just understand the existence, don't you want to understand how things are working here? Theoretical, जिसमें आप मैथमेटिक्स वगैरह को डाल सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को भी डाल सकते हैं, वो वाली चीज़ें जो थ्योरेटिकल आपकी पढ़ाई है। दूसरी कोई चीज़ को ही बोलते थे प्रैक्टिकल स्टडीज़। प्रैक्टिकल स्टडीज़ कौन सी हैं? पॉलिटिक्स, एथिक्स, हालांकि इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग अलग नहीं लेते थे। इस तरह की चीज़ें, सोसाइटी के नॉर्म्स, वो वाली चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं। और तीसरी चीज़ों को ये बोलते थे प्रोडक्शन स्टडीज़। अलग अलग बुक्स में कुछ आपको अलग टर्मिनोलॉजी मिल सकती है, यू नीड टू गेट द आइडिया। अगेन आपको एग्जाम में ये इधर नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइंस में, यूपीएससी में नहीं आएगा, बट यू जस्ट नीड टू नो। प्रोडक्शन स्टडीज़ कौन सी होगी? ये वो स्टडीज़ की चीज़ें कैसे बनानी है, इकोनॉमी, जो भी आपकी वो वाली चीज़ है जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। हमारा मेन फोकस तो इसी की तरफ रहता है ना, प्रोडक्शन स्टडीज़ की तरफ रहता है। इकोनॉमी सीख लें, साइंस सीख लें, साइंस भी वो वाली जिससे यू कैन गेट अ जॉब। सो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ स्टडीज़ जिसका इन फाइनल रिजल्ट क्या है? जिसका फाइनल रिजल्ट है कि वी विल हैव ईजियर लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर क्रीचर कंफर्ट। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? दैट यू विल हैव ईजियर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर क्रीचर कंफर्ट। कि आज हमारे पास लैपटॉप है, आज हमारे पास सोफ़ा है, आज हमारे पास टीवी है, बेड है, ये सब कुछ है इन स्टडीज़ की वजह से। ये कौन सी है? एथिक्स, समाज में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, LGBTQ के लिए क्या कोई स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वुमेन के लिए क्या राइट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस टाइप की एथिक्स रिलेटेड स्टडीज़। और ये है जो अभी तक के लोग करते आ रहे हैं, थ्योरेटिकल स्टडीज़। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया। पर अब एरिस्टोटल की खासियत क्या है? ये इतना कुछ इतने सिस्टमेटिकली पढ़ कैसे सके और पढ़ा कैसे सके? ऐसा बोलते हैं कि इनकी एकेडमी में 1000 लोग इन्होंने ऐसे रखे हुए थे जो क्या करते थे, कहीं पर भी कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, सो दे वर सपोज टू रिपोर्ट टू हिम। कोई नई चीज़ मिली है, कोई नया फूल मिला है, पत्ता मिला है, पौधा मिला है, पेड़ मिला है, जानवर मिला है, कोई नया इवेंट कोई एक्सप्लोर किया गया कि अरे आज आकाश में कुछ ऐसा हुआ है, एवरीथिंग वाज सपोज टू बी रिपोर्टेड टू एरिस्टोटल सो दैट उसके ऊपर फिर ये थ्योराइज कर सके। नाउ इनके साथ में था क्या? पहले तो ये प्लेटो के साथ में रहे, उनकी एकेडमी में तकरीबन 12 साल इन्होंने स्पेंड किया। 12 साल अगर किसी ने प्लेटो के साथ में स्पेंड किए हैं तो यू आर बाउंड टू बी अ स्कॉलर। अ पर्सन इज़ नोन फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स। अगर आपको उतने महान व्यक्ति के साथ 12 साल स्पेंड करने के लिए मिल जाए। उसके बाद में क्या हुआ? प्लेटो के उसके बाद में 20 साल ही, मतलब 12 साल मैंने बोल दिया, इनकी अपनी एकेडमी थी 20 साल के आसपास। अगेन आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि 20 साल स्पेंड किए थे कि 12, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद इन्होंने लिसियम फॉर्म किया। लिसियम में भी इन्होंने फिर 12-15 साल पढ़ाया। वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय के जो रूलिंग क्लास थी उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ में टच में रहे। इनकी एक और ख़ासियत क्या है? अब इतना पढ़ा हुआ, इतना ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी का गुरु है तो ये गुरु थे अलेक्जेंडर के, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिनको बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे, और तो देखो उन्होंने पूरी दुनिया पे फतेह कर लिया। अगर एक अच्छा फिलोसोफर आपका गुरु है तो आप दुनिया पे फतेह कर सकते हैं। CBL के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर एक IAS की पोस्ट क्या चीज़ है, देखो इतना तो हम आपको करवा ही देंगे कि आप UPSC तो क्रैक कर ही जाओगे अगर आप प्रॉपरली हमारे साथ पढ़ोगे। नाउ हुआ क्या, ही वॉज वेरी प्रो मैसेडोनियन। मैसेडोनिया का वो एरिया जहाँ से अलेक्जेंडर आते थे। तो इनको लगता था कि एथेंस वाले इनको भी मार देंगे, जैसे उन्होंने सोक्रेटिस को मारा था। तो इनके एक स्टेटमेंट, आई विल नॉट अलाउ द अथेनियंस टू कमिट अनदर सिन। पहला सिन क्या था उनका कि अभी 399 BC के आसपास उन्होंने प्लेटो को मार के हटे, अब हमारा भी नंबर लगाएंगे। इस वजह से बोलते कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो एग्जाइल में चले गए एंड सो ऑन। अब इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि
like Aristotle is said to have written about 150 philosophical treatises. उसमें से रफली 30 जो हैं वो सर्वाइव की. उसमें अगेन फ्रॉम फिजिक्स टू मॉरल्स टू एस्थेटिक्स टू पॉलिटिक्स ही हैज़ रिटन अबाउट जस्ट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है? प्लेटो के टाइम पे हमारे काम की चीज़ क्या थी? रिपब्लिक. यहाँ पर हमारे काम की चीज़ क्या है? पॉलिटिक्स. इनको हम बोलते हैं एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यहाँ पर जो है ना इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है. और अगर अभी तक आप उससे पूछ भी सकते हो या अभी तक आप अगेन हमारी अब रिकॉर्डेड क्लास है कि ये फ़र्क क्या है कि वाई आर वी कॉलिंग प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड वाई आर वी कॉलिंग एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. डिफरेंस क्या है? तो इन वर्ड्स में ही डिफरेंस है, फिलॉसफी एंड साइंस. साइंस और फिलॉसफी की मेथोडोलॉजी में बहुत फ़र्क होगा. फिलॉसफी की मेथोडोलॉजी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा डिडक्टिव इन नेचर. एक जर्नल सा आइडिया मेरे दिमाग में होगा, फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर पे मैं अराइव करूँगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन ग्रेटेस्ट लेंथ इन द अर्लियर लेक्चर्स. ऑन द अदर हैंड साइंस क्या होती है? साइंस जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है. साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप पर्टिकुलर चीज़ को समझते हो, एनालिसिस करते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे एम्पिरिकल एविडेंसेस देखते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो और वहाँ से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. नाउ विद एरिस्टोटल, उनके ना फादर भी डॉक्टर थे, बचपन से ये फिजिशियन थे, तो बचपन से ये उस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, तो इनकी नेचर ही वैसी डेवलप हो गई. उसके बाद में भी आफ्टर हिज फादर्स डेथ जहाँ पे रेज हुए, इनकी नेचर वैसी डेवलप हो गई कि वेरी मैथमेटिकल इन नेचर. जैसे ऐसा बोलते हैं कि प्लेटो की बात करें तो एकदम उड़ान फ्लाइट ले रही है पूरी इमेजिनेशन, यार ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा. एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड ये डल हो गए उस सेंस में. अगर देखा जाए कि अगर प्लेटो पोएटिक है, ये एकदम शानदार कविताएं लिख रहे हैं कि मज़ा ही आ गया, तो एरिस्टोटल क्या है? ये प्रोज लिख रहे हैं, ये दोहे लिख रहे हैं, सिंपल 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 साइंटिफिक पर्सन हो गए. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी थिंकर अगर करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो है कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में है. तो अगेन ही इज़ फ्रॉम, एरिस्टोटल इज़ फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस. किस समय के हैं ये? 384 BC टू 322 BC के आसपास के. इनके गुरु कौन है? प्लेटो. उनके गुरु कौन थे? सोक्रेटिस. एरिस्टोटल के आगे चेन में शिष्य कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो आई थिंक यू हैव द आइडिया अबाउट दिस स्पेस एंड टाइम. सेकेंड थिंग आई सेड कि जब भी हम कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकर करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए? हिज मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी. जब हमने प्लेटो किया था तो हमने क्या मेथोडोलॉजी की थी उनकी? कि उनकी मेथोडोलॉजी थी बहुत डिडक्टिव. डिडक्टिव का मतलब क्या था? कि लार्जर आइडिया, लार्जर कंक्लूजन मेरे पास में है, उसको अब मैं किसी एक सिंगल एविडेंस के थ्रू या फिर पर्टिकुलर एविडेंस के थ्रू उस लार्जर आइडिया को वेरीफाई कर रहा हूँ. तो उस तरह से प्लेटो इन्वेस्टिगेट करते थे. ऑन द अदर हैंड ही डज द प्लेटो गोज द ऑपोजिट वे. इनकी बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि एरिस्टोटल जो हैं, इनके जितने भी वर्क्स थे वो कई बार ऐसे ही शुरू होते थे. कैसे? ऑब्जर्वेशन शोज डॉट डॉट डॉट. आगे इन्होंने अपना जो भी इन्होंने लिखना है वो लिखा होता था. तो मतलब क्या कि ये बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा है, एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा है, देख के ये पता लगा है. तो वेरी ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक. ऑन द अदर हैंड प्लेटो के केस में ऐसा नहीं था. वो अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा अलाउ करते थे कि हाँ भाई क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, उसको देखा जाए. पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव तरीके से भी स्टडी करते थे. इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस में ही एक और फर्दर सब सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि हम कंपेयर करते हैं 2 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस, 4 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस. फॉर एग्जांपल से मैं USA, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UK, इस तरह के 5-6 कंट्रीज़ उठा लूँ और उन कंट्रीज़ के फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करूँ. दिस टाइप ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अगर मैं इन्हीं कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ को या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर करूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स.
तो एरिस्टोटल के बारे में ये बोला जाता है कि एरिस्टोटल ने अपने टाइम पर 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को बड़े अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद में इन्होंने अपने आइडियाज़ बनाए। हमें सिर्फ एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए टेंशन हो रही है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप देखें, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, कितना कुछ, ये कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है सर मैं हिंदू पढ़ूं कि सिर्फ नोट्स से पढ़ लूँ, करंट अफेयर्स ये वाली मैगजीन से कर लूँ, मैं वो वाली मैगजीन से कर लूँ। एरिस्टोटल के पास जाकर आप ये सब बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बोलेगा कि ये कैसे लोग हैं यार, ठीक, जिनको पढ़ने में ही ऐसा लग रहा है कि ये करूँ, ये करना है। ऐसा नहीं, ये तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ में कि लाओ भाई फिजिक्स भी लाओ, केमिस्ट्री भी लाओ, बायो भी लाओ, ये भी लाओ, इंडियन एक्सप्रेस भी लाओ, हिंदू भी लाओ, ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं ये, ठीक। सो इनके जो सेकंड जो इनकी स्टडी में जो हम इनकी मैथडोलॉजी में लिखेंगे वो क्या है, कंपैरेटिव। सेकंड, थर्ड, अगेन इनकी मैथडोलॉजी में पहली आपको क्लियर हो गई। तो पहली उनकी क्या थी, प्लेटो की डिडक्टिव, एरिस्टोटल की क्या है पहली, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या था, फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टू जनरल। सेकंड इनकी क्या देखी हमने मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव इन नेचर। थर्ड, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, जब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मान लो मुझे आज पॉलिटिक्स को स्टडी करना है, और मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले 2000 साल की हिस्ट्री खोल के बैठ जाता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या होता था, गुप्ता के पीरियड पे क्या होता था, ठीक। इसी तरह से सतवाहनास के पीरियड में क्या होता था, राजपूत के टाइम पे क्या होता था, एंड देन उसके बाद में सल्तनत के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, एंड सो ऑन। मैं इस तरह से हिस्ट्री से सीख रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम हिस्टोरिकल मेथड से पढ़ रहे हैं। तो अपने टीचर को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया कि कुछ तो इनमें कॉमन चीज़ें थी कि जैसे वो डिडक्टिव थे तो ये इंडक्टिव भी थे, थोड़ा सा डिडक्टिव को भी यूज़ करते थे, पर कुछ चीज़ों में ये ब्रेक अवे भी हुए। एक और चीज़ जो इनके बारे में बहुत मशहूर है मेथडोलॉजी में, वो क्या थी, ही वॉज वेरी हाईली एनालिटिकल। आपने सीसेट के पेपर के लिए या इन जनरल लाइफ में मैथ्स पढ़ते हुए रीजनिंग की होगी। रीजनिंग में हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलोजिज्म, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, ऑल मैन आर डॉग, सम डॉग आर ब्लू, नो ब्लू इज रेड, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, और फिर हमें लॉजिक उसका ऑप्शन करेक्ट मार्क करनी होती है। ये जो सिलोजिज्म है इसके फादर भी एरिस्टोटल है, ये भी इन्हीं की इन्वेंशन है कि यार इस तरह से लॉजिक पढ़ा जाए। जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं, आपने जूलॉजी में, बॉटनी वगैरह में क्लासिफिकेशंस की होंगी। इनफैक्ट सो मच सो कि ह्यूमन बीइंग जो है, जब ये प्लेटो के उस आइडिया को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार फैमिली की कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर भी ये उसी अपनी फैकल्टी को यूज़ करेंगे। ये बोलेंगे यार देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक है लोनर, अकेले रहने वाले, मस्त रहते हैं वो। किसी का एग्जांपल दे देंगे, कोई भी जानवर, लेट्स से टाइगर फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ इट्स अ राइट एग्जांपल और नॉट, फॉर आर्गुमेंट से एक मैं आपको दे रहा हूँ। ये बोलेंगे कि एक टाइगर जैसे एनिमल होता है जो अकेला घूमता है, मस्त। एक होता है एलिफेंट जैसे, शीप जैसे, जिनको झुंड में, संगठन में, लोगों में, एसोसिएशंस में रहना पसंद है। ग्रेगोरियन शायद बोलते हैं उनको, देयर इज़ अ वर्ड फॉर इट, आई अगेन लाइक बायो इज समथिंग आई हैव स्ट्रगल्ड विद ऑल माई लाइफ। एनीवेज, नाउ ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो मैन है ना वो सेकंड कैटेगरी का एनिमल है, इसलिए वो सोशल एनिमल है। अब उस समय सोशल पॉलिटिकल को थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है कि यार मैन जो है इट कैन नॉट लिव विदाउट अ फैमिली, अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट अ फैमिली। तो इस तरह से ये देखते हैं कि जो इनकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो इनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, जो ये अदरवाइज किंगडम ऑफ नेचर में देख रहे हैं कि जानवर इस तरह के होते हैं, नेचर इस तरह की होती है, पौधे इस तरह के होते हैं, वहाँ से भी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो कंक्लूजन अक्रॉस द सब्जेक्ट वो यूज़ किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, व्हेन ही विल क्रिटिसाइज प्लेटोज कम्युनिज्म, तो ह्यूमन नेचर पे इनका कमेंट वहाँ से आ रहा है। तो इज़ वेरी एनालिटिकल एंड नेक्स्ट इज वेरी ऑब्जर्वेशनल। तो ऑब्जर्वेशनल, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा प्लेटो की मेथोडोलॉजी पे, तो हमें पता है कि जो कीवर्ड्स एग्जामिनर ढूंढ रहे हैं वो ये 5 हैं।
ऑफ कोर्स मैं आपको आंसर्स दूंगा नोट्स में, तो अगेन लाइक समझने पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो इंडक्टिव, कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल, अगर आप ये 5 चीज़ें लिख के आएंगे तो आपको डिसेंट मार्क्स मिलेंगे। एक और चीज़ मुझसे मिस होगी, वो भी सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही, इनफैक्ट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ऊपर भी लिख के आना पेपर में। ही इज़ वेरी टेलियोलॉजिकल एज वेल। अब टेलियोलॉजिकल क्या है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन की थी, एक बार मैं दोबारा डिस्कशन कर लेता हूँ। टेलियोलॉजी इज व्हेन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ सम प्रीडेस्टिन्ड फाइनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि यार ये मार्कर है, ये जो बना है इसका एक टेलियोलॉजिकल एंड है, ये जब तक इसको वो एंड नहीं मिलेगा ना तड़पता रहेगा। इसका फाइनल एंड क्या है कि मुझे मार्कर बन जाना है और फिर उसके बाद बोर्ड पे लिखा जाएगा। अब अगेन ये तो वो है इनएनिमेटेड है, पर अगर किसी एनिमेटेड चीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन है जिसके अंदर कूट कूट के क्रिकेट भरा हुआ है, जब तक वो क्रिकेट खेल नहीं लेगा, आईपीएल नहीं खेल लेगा, इंडिया के लिए नहीं खेल लेगा, तब तक ना वो स्टेबल नहीं होगा, तब तक वो तड़पता रहेगा। उसका एक टेलियोलॉजिकल एंड है कि उसको इवेंचुअली क्रिकेट खेलना है। हर चीज़ का एक फाइनल एंड है। एक पौधा है, उसका एक टेलियोलॉजिकल एंड है कि उसको पेड़ बनना है। इनफैक्ट अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही तो मैं आपको एक और थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज़ बताता हूँ। हमने ना पहली 2 क्लासेस में एक बात की थी कि यार चीज़ों की डेफिनेशन कैसे दें, चीज़ें तो अलग अलग होती जाती हैं। उस पर भी एरिस्टोटल का कुछ बोलना है। ये बोलता है कि यार एक छोटा सा आप 2 बीज उठा लें, 2 बीज जो हैं उनको आप ज़मीन पर डाल दें, पानी दें, हवा दें, न्यूट्रिएंट्स दें, जो भी उसके लिए चाहिए, इवेंचुअली 2 मुख्तलिफ किस्म के पेड़ बनेंगे। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज विल ग्रो। नाउ एक पाइन का ट्री है, एक देवदार का ट्री है। बीज शायद देखने से आपको पता नहीं लगा था कि किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन फाइनल टेलियोलॉजिकल एंड देखने के बाद आपको पता लग गया कि ये किस चीज़ का पेड़ है। एंड हेंस प्लेटो सेज कि टेलियोलॉजिकल एंड से आप चीज़ों की डेफिनेशन तक भी दे सकते हो। अगेन मैंने ये बहुत आपको ब्रीफली करके बताया है। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने बिल्कुल उल्टा बोला है उसके। चलो हम 2 मिनट बात कर ही लेते हैं। प्लेटो ने क्या बोला था कि जो रियलिटी है भाई ये शैडो है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये मार्कर नहीं है। मेरे को एक दूसरे वर्ल्ड में मार्कर का एक आइडिया था, इसलिए मुझे ये मार्कर लग रहा है, बट मुझे ये मार्कर नहीं लग रहा। ठीक, ये एसी का रिमोट है क्योंकि मेरे को एक आइडिया था एसी के रिमोट का। प्लेटो यही बोल रहे थे कि उस आइडिया से हमें इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग आती है, अदरवाइज ये वर्ल्ड तो रियलिटी जो है ये तो कुछ है ही नहीं है, शैडो है। एरिस्टोटल उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं कि ना, एक मैटर होता है, अगेन उसके फर्दर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बात करते हैं कि एक मैटर होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई वुडन का टेबल है तो उसके अंदर मैटर क्या है, वुड है। कोई प्लास्टिक की बॉटल है, उसके अंदर मैटर क्या है, प्लास्टिक। तो एक तो मैटर होता है और फिर एक उसका एसेंस होता है जो वो फॉर्म ले लेता है, जो वो शेप ले लेती है। तो एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि इस दुनिया से ही मान लो मुझे 10, 50, 100 किस्म की मैंने डिफरेंट गाड़ियाँ देखी और मेरा उस फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आइडिया डेवलप हुआ है, ना कि आइडिया से मेरी फिजिकल ऑब्जर्वेशन डिसाइड होती है। एरिस्टोटल प्लेटो का बिल्कुल ऑपोजिट बात बोल रहे हैं उस सेंस में। अगर आप देखो तो ये बोल रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में जब कोई भी चीज़ अपना फाइनल आप उसकी शेप्स देखते हो, उससे आपको डिसाइड होता है कि यार आइडिया क्या है, नॉट द ऑपोजिट ऑफ दैट। सो दैट वेज यू कैन सी, एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग एज वेल, कि ऑल्दो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसाइपल्स ऑफ प्लेटो, बट एट द सेम टाइम आपको हर बात पे अपने गुरु से एग्री करना ज़रूरी नहीं है। वो हम दोनों के लिए भी ट्रू है। जो बात आपको मेरी ठीक लगेगी वहाँ पर हमारी दोस्ती है, जो बात आपको मेरी ठीक नहीं लगेगी वहाँ पर हम वहाँ पे आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई हैव अगेन मेंशन इन माय फर्स्ट क्लास एवर दैट व्हाइल टीचिंग हियर आई विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग माय ओन व्यूज़ either on political matters as well as on non-political matters, because मैं चाहता हूँ या आपको मैं स्कॉलर्स के व्यूज़ करवाऊँ या फिर जो लिखा हुआ है बुक्स में एज इट इज़ वो करवाऊँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बात बोली अभी कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। कल को आप कोई और किताब उठाओगे वहाँ पर 134 भी लिखा हो सकता है,
कोई और बुक उठाओगे, नोट्स उठाओगे, वहाँ पर 175 भी लिखा हो सकता है। मैं यहाँ पे 158 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स लाइक इग्नू के नोट्स, वहाँ पर ये लिखा होता है, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वही बताऊँ। अगेन कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं कि कितने उसने कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था। इट्स जस्ट कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ किस तरह से रहे हैं। चलें आगे। नाउ अब हम देखते हैं एक एक करके थोड़े से आइडियाज़। हर क्लास में मैं ट्राई करता हूँ कि पहली क्लास में मैं आपको ओवरऑल व्यू वो दे दूँ, ओवरऑल पिक्चर बता दूं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ लें। तो आज जरा एरिस्टोटल का ओवरव्यू लेते हैं। पहली चीज़ तो ये एरिस्टोटल के जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, हमने किया था प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल का भी एक आइडिया ऑफ जस्टिस है। ये बहुत अलग जस्टिस का आइडिया है कंपेयर टू प्लेटो। प्लेटो का क्या आइडिया ऑफ जस्टिस था, अगर आपको याद हो, वो बोल रहे थे कि सुनो भाई, जस्टिस वो होता है जब 3 डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर राइटली ऑक्यूपाइड इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो रीज़न जिनमें डोमिनेट करता है वो रूल कर रहे हैं, वो लोग जिनमें करेज डोमिनेट करती है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी क्लास है, सोल्जर क्लास है, और वो लोग जिनमें एपेटाइट डोमिनेट करता है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी को आप बोलोगे जस्ट सोसाइटी। तो वेरी ड्यूटी काइंड ऑफ जस्टिस था प्लेटो का, ड्यूटी सेंट्रिक, कैसे कि जिसमें रीज़न है, भाई आपकी ड्यूटी है कि आप एक काम करो, क्या करें हम ड्यूटी, कि बेस्ट तरीके से रूल करो। आप में रीज़न है, आप फिलोसोफर किंग हो, बेस्ट तरीके से अपनी ड्यूटी निभाओ। आप में करेज है, आप में एबिलिटी है, कैपेसिटी है, बेस्ट तरीके से अपनी सोल्जर होने की ड्यूटी निभाओ। आप मैन ऑफ कॉपर हो, बेस्ट तरीके से अपनी मैन ऑफ कॉपर के अपने वो निभाओ, ड्यूटीज़ निभाओ और प्रोडक्शन करो। वाइल प्लेटो मोस्टली टॉक्ड अबाउट ड्यूटीज़ इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़ एज फार एज थियोरी ऑफ जस्टिस इज कंसर्न्ड, एरिस्टोटल की जो जस्टिस की थ्योरी है वो रिवॉर्ड्स की फॉर्म में बात करती है। वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि 2 टाइप के जस्टिस होते हैं, एक जर्नल और एक पर्टिकुलर। अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर की बात करते हैं। सोसाइटी में 2 टाइप का जस्टिस होता है। कैसा, वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और जिसको हम बोलते हैं करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन सा है, हमारे कोई भी कंट्री में, किसी भी एक सोसाइटी में या किसी भी एक स्टेट में जो एंटाइटलमेंट्स हैं, जो आपके पास में रिवॉर्ड है, ऑनर है, वो मेरिट के बेस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो हाई मेरिट के लोग हैं उनको बेटर चीज़ें मिल रही हैं, जो लो मेरिट के लोग हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, आई बेग योर पार्डन, इज द रिवॉर्ड इन प्रोपोजिशन टू व्हाट वन कंट्रीब्यूट्स। ये रिवॉर्ड की फॉर्म में बात करते हैं। इनफैक्ट हम आगे जाके देखेंगे, इनकी एक स्टेटमेंट है कि इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। मतलब क्या है इनका, इनको अगर आप बोल रहे हैं कि अगर 2 लोगों के 90% मार्क्स आए हैं और 2 लोगों के 70% मार्क्स आए हैं, इन दोनों को इक्वली ट्रीट करना है और इन दोनों को अनइक्वली ट्रीट करना है। क्लियर। अब आप इनको अगर बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो पर्सन है इसकी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है वैसा है, एरिस्टोटल को कोई लेना देना नहीं है। I again want to reiterate one point. We in space and time, we are in ancient Greeks right now. Slavery होती है, बड़ा छोटा होता है, इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये बोलते हैं कि यार मैन तो होते अनइक्वल हैं, क्या बात कर रहे हो, इक्वालिटी जैसी चीज़ें नहीं है, नेचर में नहीं है इक्वालिटी जैसी चीज़, नेचर में नहीं है इक्वालिटी जैसी चीज़। उस पर ये बात करेंगे, उस पर मैं आऊँगा तो शायद आप बाकी चीज़ों को भी रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैंने पहले बोला कि उनका क्या था, उनका बहुत ड्यूटीज़ जैसा जस्टिस था, इनका क्या है राइट्स वाला। ये बोलते हैं 2 टाइप के जस्टिस होते हैं। एक तो वो जो आपको कोर्ट कचहरियों में मिलता है, वो कौन सा है कि जिसने भी कुछ सही किया है उसको रिवॉर्ड मिले, जिसको कुछ ने कुछ गलत किया है, जिसने किसी दूसरे के साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिले। दूसरा, सोसाइटी में ऑनर्स,
सोसाइटी में रिवॉर्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हों, तो ये बोलते हैं कि उसके अंदर होना चाहिए जस्टिस, डिपेंडिंग ऑन पर्सनस इन प्रोपोर्शन टू, इन प्रोपोजिशन टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उस हिसाब से उसके अंदर वो चीज़ें हमें वो करनी है, रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो एरिस्टोटल के लिए क्या है कि फॉर एरिस्टोटल जस्टिस मेंट दैट व्हाट पीपल डिजर्व, लाइक दे शुड हैव द राइट टू रिसीव दैट। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा इसके जस्टिस का आइडिया। एक दूसरी चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है, हिज आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली एंड स्लेवरी। ये आपको ध्यान से सुनना है। अब वैसे तो एरिस्टोटल बहुत गजब के इंसान है, 2-3 चीज़ों में, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ों में आपकी मॉडर्न जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उससे लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी, चलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं प्लेटो को, मतलब प्लेटो की बात पे वो बोलते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। जो वेल्थ है ना, पैसा, प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ स्टोर ऑफ थिंग्स, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ नेसेसरी, इट कीप्स पीपल मोटिवेटेड। आप सबकी प्रॉपर्टी ले लोगे और बोलोगे कि हमने तो इसका कम्युनिज्म कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी को भी अगेन ये बोलते हैं कि एक तो उसकी यूटिलिटी है कि उसकी ज़रूरत है पर्सन को, दूसरी चीज़ें क्या बोलते हैं, एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह ये काम करती है, मोटिवेशन की तरह काम करती है। बाद में ये प्रॉपर्टी को फिर क्या करते हैं, उसकी ओनरशिप के बेस पे अलग अलग से उसमें डिवाइड करते हैं, ओनरशिप के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैसे कहते हैं, एक तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है और इंडिविजुअली उसको यूज़ कर रहा है, मेरा खेत मैं ही यूज़ करता हूँ, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंडिविजुअल की ओनरशिप है, इंडिविजुअल की ओनरशिप है और कॉमन यूजेज है उसका। तीसरी चीज कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक, कॉमन ओनरशिप है और इंडिविजुअल यूज है उसका। सरकार का कोई पार्क है, मैं अकेला उसको यूज कर रहा हूं, ठीक, इंडिविजुअल यूज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन ओनरशिप है, कॉमन यूज है, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज। तो हम इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये बोलते थे कि प्रॉपर्टी ऑट टू बी जनरली इन द यू नो लाइक मोटा मोटा शुड बी प्राइवेट, प्रॉपर्टी प्राइवेट होनी चाहिए बट यूज़ के लिए अदर्स को डिनाई नहीं होना चाहिए, कॉमन यूज़ थोड़ी सी हो जानी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ एसेंशियली जस्टिफाइड। ये बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही एग्री नहीं करता हूँ प्लेटो से कि सबकी प्रॉपर्टी लेके आप कॉमनिज्म कर दोगे तो फिर आपके पास अच्छे सिस्टम आ जाएंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एक मोटिवेशन का फोर्स की तरह काम करती है, तो प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बात करते हैं फैमिली की। ये बोलते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा कि आप ये बोलो कि सबके वाइफ्स ले लो और उनका कॉम्युनिज्म कर दो। ये बोलते हैं कि बहुत ही रेडिकल बात है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फैमिली जो है वो पर्सन के लिए सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम नहीं करती। अदरवाइज अगर आप देखोगे ये बाद में बोलेंगे कि यार एक इंडिविजुअल जो है, या मैं थोड़ा सा अगर डाइग्रेस करके आपको एक बात समझाऊं, मैं अपनी पर्सनल मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ। आई एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट, मैं बस एग्जिस्ट करता हूँ। फिर मुझे किसी का साथ चाहिए, किसी एक माँ का प्यार चाहिए, बाप का प्यार चाहिए, भाई बहन के साथ दोस्ती चाहिए एंड सो ऑन। तो एग्जिस्ट करने के लिए ही एक एक्सटेंशन हो जाती है मेरी फैमिली। क्लियर? फैमिली हो गई। अब उसके बाद में एक दिन मैं 10 साल का था, मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मेरे को चोट लग सकती थी, शायद मैं लाइफ में दोबारा कभी चल भी ना पाता। लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर वाले मुझे ले गए एक हॉस्पिटल में, PGI। इन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ये हॉस्पिटल कहाँ से आया और ये क्यों है? ये सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, सरकार, सोसाइटी, इनको अगर हम इंटरचेंजेबली यूज़ करें। ये क्या काम कर रहा है? देखो ये 2 काम कर रहा है। एक तो ये काम कर रहा है कि मैं जो हूँ, मुझे चोट लगी है तो ये हॉस्पिटल मुझे ठीक कर रहा है, सो दैट कि मैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ मैं वो कर सकूँ। एट द सेम टाइम
इसी सोसाइटी में एक पर्सन एग्जिस्ट करता था जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मेडिकल साइंस भरी हुई थी कि उसका टेलियोलॉजिकल एंड था डॉक्टर बनना, उसका वो एंड भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। उसको लगता था कि यार जब मैं डॉक्टरी कर रहा होता हूँ तब मेरे को लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अदरवाइज तो बहुत तड़प रहा था इंसान। तो अगर आप देखो इनके कॉन्टेक्स्ट में, एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में, सो कैन वी नॉट सी कि ये बोलते हैं कि यार स्टेट जो ओरिजिनेट होती है ये है क्या, फैमिलीज ऑफ फैमिली है ये बोलते हैं कि स्टेट जो ओरिजिनेट होती है वो तो होती है फॉर द सेक ऑफ लाइफ, बट ये जो चलती है ये क्यों चलती है, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ से मतलब क्या है, आज किसी को अगर पोएट बनना है, किसी को नेविगेटर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को कुछ और करना है, ये सब कब हो पाएगा, अगर स्टेट होगी। तो स्टेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, सरकार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया कि फैमिली के यूनिट्स मिला के एरिस्टोटल वॉज कन्विंस दैट फैमिली इज द वेरी यूनिट विच मेक्स अप अल्टीमेटली द स्टेट। अ मैन टू फैमिली, families to villages, from villages to the state, that is a natural growth is taking place। तो सरकार आई कहाँ से, according to him it's an extension of families। इस तरह से करते करते तो उनके हिसाब से अगर हम प्लेटो की बात करें तो सरकार कैसे बन रही है कि बहुत आर्टिफिशियल सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो कि यार सब लोगों को सही रखना है, आगे हमने जाना है, हमने एक बेस्ट क्लास ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रिएट करनी है, वो आगे जाएं, बेस्ट ब्रीडिंग हो और सब लोग अपना अपना काम करते हो। तो बहुत कंट्रोलिंग से सिस्टम से वो चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं प्लेटो। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल क्या है, ये बहुत ऑर्गेनिकली चीज़ों को बता रहे हैं कि यार एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, उसने फैमिली बना रखी है। इनफैक्ट एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है कि अ पर्सन हु कैन लाइक लॉन्ग स्टोरी, मतलब मेरे को एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद आ रहे, कि अ पर्सन हु कैन लिव इन अ केव, अ पर्सन हु डज नॉट नीड अ स्टेट और अ सोसाइटी और फैमिली और समथिंग लाइक दिस, He's either a beast or a god। क्या या तो शैतान ही रह सकता है या फिर भगवान ही रह सकता है, बट इंडिविजुअल को तो कोई चाहिए, ऐसे कुछ लोग चाहिए अराउंड यू। नाउ आई डोंट पर्सनली एग्री विद हिज स्टेटमेंट अगेन हेयर, बट हाँ एरिस्टोटल का ऐसा मानना है। पहली चीज़ आपको समझ आ गई। आज मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग्स दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इलैबोरेटेड तरीके से करवाऊंगा। एक प्राइमर होना चाहिए, मेरे हिसाब से हर टॉपिक को 3 तरीके से किया जाना चाहिए। पहली बार हम एक एक करके उस सबको टर्मिनोलॉजी से फैमिलियरिटी हो, दूसरी बार में हम उसको प्रॉपर कंसोलिडेटेड तरीके से करें, तीसरी बार हम पास्ट ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस करें। अब आप बोल सकते हो कि मेरा टॉपिक ये हो गया। तो आज प्राइमर है, तो एक और चीज़ जो मैं आपको एरिस्टोटल के बारे में बताना चाहता हूँ वो है हिज आइडिया ऑफ स्लेवरी। अब यहाँ से आप सुने और आपको समझ आएगा कि क्यों मॉडर्न डे में एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जिन्होंने खुद 200-200 साल की गुलामी देखी है, एरिस्टोटल के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड यूएसए वगैरह को हम बहुत ज़्यादा एरिस्टोटलियन स्टेट बोल देते हैं बहुत सारे मैटर्स में। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि वो बोल रहा है जिसके 90% मार्क्स आए हैं, जिसके 70% मार्क्स आए हैं, अब चाहे ये पिछड़े वर्ग का हो, चाहे ये पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे ये गरीब हो, चाहे ये किसी और क्लास का हो, आप इनको इक्वली ट्रीट नहीं करोगे। मेरिट के हिसाब से जो सुपीरियर हैं उनको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे, इनको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे। डिजर्विंग वाले पॉइंट पे है एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा। सेकंड थिंग, एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि बाय द आवर ऑफ देयर बर्थ सम आर बॉर्न टू बी रूल, सम आर बॉर्न टू रूल वाइल अदर्स आर बॉर्न टू सर्व, टू बी रूल्ड। सर्विट्यूड है उनके अंदर। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि जब पर्सन पैदा होता है तो एक पर्सन जो है वो ऐसा पैदा होता है कि बड़े घर में, नॉट नेसेसरली कि यार एक बड़े घर में पैदा हुआ है तो अब बस वो तो रूल करेगा, और कोई छोटे घर में पैदा हुआ है तो वो रूल्ड रहेगा। ये बोलते हैं कि अदरवाइज भी अगर आप देखो मॉडर्न डे में अगर आप देखें तो 2 टाइप के आपको लोग दिखते हैं। एक दिखते हैं नेताजी, जो नेताजी घूम रहे हैं आगे आगे। दूसरा एक और पर्सन होता है जो क्या करता है, नारे लगा रहा होता है, भैया में भैया, ABCD भैया। ये जो दूसरा बंदा जो नारे लगा रहा है ये कौन है? एरिस्टोटल की निगाहों में ये वो पर्सन है जो सर्व करने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी भुजाओं में दम नहीं है। इट्स नॉट लाइक हिज आर्म्स आर वीक, इट्स नॉट लाइक हिज माइंड इज नॉट शार्प, इट्स जस्ट कि नेचर वाइज
he is more comfortable serving compared to the other person who's more comfortable taking risk, who's more comfortable going out there and dominating, who's more comfortable being a ruler. अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात बनी, हर किसी का मन करता है कि हम रूल करें, हर किसी का मन करता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं या हम मिनिस्टर बन जाएं या हम कुछ और बन जाएं। बिल्कुल सही बात है आपकी, शायद हर किसी का मन करता हो, लेकिन एक टाइम आता है जब ऐसा होने लगता है तो उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। उनको सपोर्ट करते हुए कोई घबराहट नहीं होती, बट लीडरशिप लेते हुए घबराहट होने लग जाती है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस भी दोगे ना कि नहीं यार आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं, स्टिल दे वोंट बी एबल टू डू इट। वाई? एरिस्टोटल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में नहीं बोल रहा हूँ। एरिस्टोटल के हिसाब से भाई नेचर में सर्विट्यूड है, नेचर में ही पीछे लगना है, नेचर में छुट भैया गिरी है। ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स एरिस्टोटल वुडंट यूज दीज वर्ड्स, दीज आर जस्ट, मैं पहले लेक्चर में हर लेक्चर में टॉपिक के पहले वो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा उसको लेमैन बना दूँ। सो आइडिया इज कि एरिस्टोटल के हिसाब से भाई पर्सन इज बॉर्न विद द सेंस ऑफ नेचर। वो नर्चर अपना काम करता होगा पर नेचर में आता है आपके। कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, सिंपल। इस तरह की ये बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लेवरी की अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, स्लेवरी को भी एरिस्टोटल जो है जस्टिफाइड मानते हैं। तो बोलते हैं वो तो है ही है, जो फ्री मैन है वो। अदरवाइज ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट ग्रीस में फिजिकल लेबर के काम को थोड़ा सा कॉन्डेसेंडिंग वे में देखा जाता था, हिकारत की नज़र से देखते थे। अगर कोई काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई सोक्रेटिस हेटेड सोफिस्ट वाज सोफिस्ट यूज्ड टू चार्ज मनी फॉर एवरी लेक्चर। तो उनको लगता था सोक्रेटिस को कि यार जब आप हर एक चीज़ को इस तरह से बेच ही रहे हो फिर तो आप लेबर वाले ही हो गए। तो एंशिएंट ग्रीस में, मॉडर्न डे में, इन द मॉडर्न सोसाइटी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पॉइंट इज एंशिएंट ग्रीस में वैसे ही फिजिकल लेबर को थोड़ा सा क्या काफ़ी इन्फीरियर काइंड ऑफ जॉब माना जाता था। उस सिचुएशन में इनको लगता था कि यार ये जो स्लेव्स हैं इनमें दिमाग नहीं है, रीज़न नहीं है इनमें, तो इनके लिए तो बढ़िया है दैट देयर एग्जिस्ट समबडी हु इज़ मेकिंग लॉज फॉर देम। और वो कौन बना रहे? वो जो फ्री मैन हैं, जो खुद से सुपीरियर लोग हैं। तो एरिस्टोटल को ऐसा लगता था कि यार देखो, एक तो जो लोग बहुत बूढ़े हो गए उनको निकाल दो, बच्चे तो हैं ही बच्चे, ठीक, स्लेव्स इनको निकाल दो, एंड वुमेन इनको निकाल दो। इनके बाद जो लोग रह गए, ही डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग कि इस तरह से आप 50 साल पढ़ा के बाद में फिलोसोफर्स को किसी को बिठाओ और वो सरकार चलाएं। ये बोलते थे कि इसके बाद जो लोग रह गए, जो पीछे लोग रह गए, जो बच्चे नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, स्लेव नहीं हैं, वुमेन नहीं हैं, उन लोगों को आप बोलो कि आप अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाओ। अ फॉर्म ऑफ पॉलिटी, एक इस तरह की पॉलिटी जिसमें ये वाले लोग जो हैं जिनके पास, इनको आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखने दो, इनके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाना लिखाना तो है ही है, बट इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखने दो, ये चलाएं देश को, एक छोटी सी सिटी स्टेट को इस तरह से। अब एक बात और आती है कि स्लेव्स के बारे में एक बात बोलते थे कि यार देखो ये है तो बेचारे हल्के लोग, इनमें रीज़न नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है। वो दिमाग क्या डेवलप हो सकता है? ये बोलते कि हाँ, अगर ये काफ़ी टाइम अपने मास्टर को सर्व करते रहें, उसके साथ में रहते रहते दे कैन ऑल्सो बी लिटिल इनलाइटेंड। और उस केस में क्या होना चाहिए, ये तो इन जनरली बोलते हैं कि बी नाइस टू योर स्लेव्स। अब आज आपको लगेगा कि हाँ कितनी क्या ही बात कर रहे हो, बी नाइस टू योर स्लेव्स, हैविंग स्लेव्स इन फर्स्ट प्लेस इज सो रॉन्ग। तो ये क्या ही आप दिखावे की नाइसिटी प्रपोज कर रहे हो, आपको लग सकता है, बट ये क्या बोलते हैं कि बी नाइस टू योर स्लेव्स, एंड उसके बाद में ये बोलते हैं कि अगर आपके स्लेव्स थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं उस सेंस में, तो आप उनको फ्री भी कर दें। इनफैक्ट अपनी डेथ से 2 साल पहले इन्होंने अपने बहुत स्लेव्स फ्री भी कर दिए थे। तो ये बोलते हैं कि अब वो फ्री मैन है, उसको आप बोल दो कि जाओ, अब आप आज़ाद हो, यू आर नॉट अ स्लेव एनी मोर। तो उस सेंस में अगर आप देखो तो अगेन एरिस्टोटल इज़ नॉट वेरी प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि वो स्लेवरी में मान रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि एरिस्टोटल को लगता था कि जब स्पिनिंग व्हील जो है वो मैकेनिकली चलने लग जाएगा और बहुत सारे काम मशीन से होने लग जाएंगे, उस दिन ही स्लेवरी ख़त्म होगी। अदरवाइज स्लेवरी तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस बना रही है
कि हाँ अब ये वाले काम जो हैं ये एरिस्टोटल थोड़ी करेगा, इतना महान पर्सन अपने जूते थोड़ी पॉलिश करेगा। ठीक से मेरे मम्मा मेरे को बोले कि बेटा दही लेके आओ, मैं बोलूँ मम्मा मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर, मैं दही लेके आऊँगा, तो मेरे मम्मा बोलेंगे कि भाई तुम दही ही लेके आओगे, तुमने वो नहीं किया है। तो पॉइंट इज़ दिस कि उस समय में एरिस्टोटल जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि यार ये काम के लिए जो स्लेव्स बने हैं तो जस्टिफाइड मान रहे हैं उसको। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एक और चीज़ बोली कि ये बोलते हैं वुमेन को भी पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहे ये सिटीजनशिप वाले, कि आप पॉलिटिकल राइट से मेरा मतलब क्या है, एक और चीज़ आप समझ लें। पॉलिटिकल राइट से है 3 चीज़ें, लॉ बनाना, लॉ की एग्जीक्यूशन, और लॉ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा इसकी एडजुडिकेशन। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 चीज़ों की अगर हम रेल में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन को भी नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट इस सेंस में तो ना ही एंड लाइक Aristotle, despite his like encyclopedic knowledge, despite his achievements and everything, ends up being highly misogynist in the sense कि ये बोलते हैं कि यार women को तो 4 दीवारों के अंदर रहना चाहिए। उसका रीज़न देते हैं, बोलते हैं कि भाई वो उनको बोलो किचन में रहो, बच्चे पैदा करो, ये घर के काम देखो। Why? Because he feels that reason wise women are inferior to men. Females are inferior to males, ऐसा उनको लगता है। Of course, like you wouldn't agree with this particular notion. We see women out there who are doing tremendous job, and then there are men who can't do so. मतलब there are so many men who can't do nothing. तो ये तो मतलब उनका उस समय का नोशन है जो हमें पता होना चाहिए। Last but not the least, Aristotle theory of revolution. जब हम थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वी डू नॉट मीन रेवोल्यूशन द वे वी मीन इट इन द मॉडर्न सेंस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन को, रशियन रेवोल्यूशन को, इवन से आजकल हम बोलते हैं ना कि अरब स्प्रिंग में रेवोल्यूशन आया था और जो बड़े बड़े जो डेस्पोटिक रूलर्स थे पुराने टाइम के, अरब के लोगों ने उनको हटा दिया और उनकी जगह पे डेमोक्रेसी लेके आए। नॉर्मली रेवोल्यूशन का मतलब होता है मॉडर्न डे में कि सब लोग इकट्ठे हो गए पॉलिटिकल सेंस में और उन्होंने पूरा निज़ाम बदल दिया। यहाँ पर यह मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 5 साल बाद इलेक्शन हुए, 14 में इलेक्शन हुए थे, 19 में दोबारा इलेक्शन हुए, सरकार अगर चेंज हो गई तो ये रेवोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो रूल कर रहा है वो पर्सन चेंज हो गया, वो रेवोल्यूशन है। आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म से अगर चेंज करके प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म कर दिया तो वो रेवोल्यूशन है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शंस हुए और सरकार चेंज हो गई, वो रेवोल्यूशन है। एरिस्टोटल जो है, अगेन आपको ये समझना है कि उस समय आप 2500 साल पीछे जाने की ज़रूरत है हमें। अभी हमने क्या किया है कि हमने रेवोल्यूशंस को फॉर्मलाइज ही कर दिया कि यार यू नो व्हाट, 4-5 साल बाद लोगों ने भड़ास निकालनी होती है तो इलेक्शंस करवा दिया करेंगे, कभी कोई जीत जाएगा कभी कोई जीत जाएगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि इमेजिन मॉडर्न डे में जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि अच्छा मेरी सिटी का एमएलए है ना, जो मैं आज उसके पास गया और उसने मेरी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे ना जब ये वोट मांगने तो मैं इनको वोट नहीं डालूंगा। लेकिन ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार ये वोट मांगने आएंगे। बट इमेजिन कि इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता और जो मेरी सिटी में एक बार एमएलए बन गया वो बन गया। अब मेरे ग्रीवेंसेस इकट्ठे होते जा रहे हैं कि यार ये कैसा एमएलए है, और मैं अकेला नहीं हूँ, देयर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जिनको इस तरह के ग्रीवेंसेस इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? पॉसिबली कैन हैपन। हम वायलेंट एक्ट कर सकते हैं, हम उसको मार सकते हैं पॉसिबली, और ऐसा होता है। हिस्ट्री हैज टॉट अस एनीथिंग दैट यू कैन किल जस्ट अबाउट एनीवन। ओके, हम उनको मार सकते हैं। एरिस्टोटल इज नॉट इन टर्म्स विद दिस थिंग कि यार ब्लड शेड हो, रेवोल्यूशंस हो, वायलेंस हो। एरिस्टोटल को लगता है कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए बहुत बार एरिस्टोटल को स्टेटस कोइस्ट या फिर एरिस्टोटल को हम कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। अब ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो एरिस्टोटल क्या देते हैं? अपनी एक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? कि यार देखें, इस तरह से कुछ तो जनरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन है, कुछ पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन है। अगर एक राजा का राज्य चल रहा है
और राजा के भाई ने पैलेस में जाकर राजा को भी मार दिया, 10-15 उसके बच्चों को भी मार दिया, या सेनापति ने, इफ ही किल्स द किंग एंड द फर्दर प्रोजेनी एंड एवरीथिंग एंड टेक्स केयर ऑफ द गवर्नमेंट हिमसेल्फ। अब क्या हो रहा है, नाउ रेवोल्यूशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल नेपाल में जैसा हुआ था आज से अबाउट 20 ईयर्स अगो, कि एक राजा है, मार दिया, दूसरे बंदे ने अपना बोला कि आज से मैं किंग। अब ये कहाँ पर पॉसिबल है, ये वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर इस तरह का पॉलिटिकल रिजीम है, किंगडम है। बट ऐसा थोड़ी है कि यार जब किसी ने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया तो दैट पर्सन कुड नॉट से कि आज से मैं किंग। जब किसी ने JF कैनेडी को असैसिनेट किया तो वो ये नहीं बोल सके कि आज से मैं किंग, बिकॉज वहाँ पर रिजीम अलग है। तो एक तो इन्होंने हर एक रिजीम के पर्टिकुलर कुछ वो दिए कि यार रेवोल्यूशन के कॉजेज़, कुछ इन्होंने जनरल कॉजेज दिए। अब जनरल कॉजेज, पर्टिकुलर कॉजेज जो हैं मैं सेग्रीगेट करके आपको अलग से करवाऊंगा, पर है कि अगर हम अपने खुद के दिमाग से लगाएं, एक कोई क्लास ऑफ पीपल है, उन्हीं की तो पूरी प्रोग्रेस हो रही है, उन्हीं के पास पूरा पैसा है, उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर है, यू आर बाउंड टू गेट सूनर और लेटर, यू आर बाउंड टू गेट रिएक्शन फ्रॉम द अदर क्लास इन ऑल लाइकलीहुड, इन वायलेंट और ब्लड शेडिक फॉर्म। ऐसे करके आपको पता लगेगा कि हाँ इस तरह से एक रेवोल्यूशन आ गया। अरब जिसका एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली ऐसा हो रहा है कि जो लोग रूल कर रहे हैं, मोनार्की है, मैं एक राजा हूँ एंड आई एम रूलिंग इन माई पर्सनल इंटरेस्ट, सो आई एम नॉट अ मोनार्क एनीमोर, आई एम अ टायरेंट। रेवोल्यूशन आएगा। एरिस्टोक्रेसी है, कुछ बहुत महान खास लोग, मॉन्टेक अहलूवालिया, सैम पिट्रोडा एंड दिस एंड दैट एंड मनमोहन सिंह जी, ये सब की सरकार चल रही है। आपको लगता है कि क्या ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हमने बिठा रखे हैं देश चलाने के लिए। बट नेक्स्ट थिंग यू नो, इसके 70 लाख के वॉशरूम्स बन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के ऑफिस में। नेक्स्ट थिंग यू नो कि योर प्राइम मिनिस्टर सेज कि यार हमें तो पता ही नहीं इतनी करप्शन कैसे हो गई, एंड पीपल डिफेंडर्स आर सेइंग कि इट्स द सोनिया गांधी हु इज डूइंग एवरीथिंग एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब वन लाइक स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द रिजीम। कैसे? आपको लगेगा कि यार पॉसिबली द एरिस्टोक्रेट्स आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन फाइनल इंटरेस्ट, अपने खुद के उसमें। तो क्या होगा? अब आपको लग सकता है, आई एम नॉट लाइक लेबलिंग दैट मनमोहन सिंह UPA 2 एज वन, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपको क्या लगेगा कि यार व्हाट, इट इज़ नॉट एन एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज़ एन ओलिगार्किक गवर्नमेंट। अपने लिए काम कर रहे हैं, ओलिगार्क्स हैं सब। रेवोल्यूशन आएगा, एक डेमागोग आके बोलेंगे कि क्या रेलवे प्राइवेटाइज होनी चाहिए कि नहीं। अब बोलोगे भाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो जी, 2014 में आप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेवोल्यूशन ले आए। अब वो जो नया लीडर आया है वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जहाँ से आपको लगेगा कि प्रॉब्ली इट्स टाइम टू चेंज हिम टू एरिस्टोटल के हिसाब से अगेन ये भी रेवोल्यूशन है। इसमें एरिस्टोटल एक बहुत सही बात बोलते हैं, जिसके लिए मैं एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ में। आप एक काम करें, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, और आंखें बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि आप सब लोग अफ़गानिस्तान में हैं, काबुल में। अब आपके सामने एक पिक्चर बन रही होगी। अब आप एक काम करें, आप सोचें कि आप अफ़गानिस्तान से एकदम मुंबई में आ गए हो, साउथ बॉम्बे में, ठीक। अब आपके सामने एक और पिक्चर बन रही होगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप लास वेगास में हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर बन रही होगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि यू आर इन ऑस्ट्रेलिया माइट। अब आपके सामने एक और आंखों में पिक्चर बन रही होगी। नाउ चांसेस हैं कि जब आप सबके सामने, जब आपने अफ़गानिस्तान के काबुल के बारे में सोचा होगा, आपको लग रहा है कि कुछ लोग LMG लेके खड़े हैं, पथरीला इलाका है, ऐसे लोगों ने वो पहने हुए एक टाइप के लिबास जो हमें पता होते हैं, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी बस सब लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। लॉस वेगास, वी ऑल नो कि आप सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा। सिमिलरली साउथ बॉम्बे, एक टाइप की आपको तकरीबन सब लोगों को एक जैसी पिक्चर बनी होगी। बट हाउ मैनी ऑफ यू have actually been to South Bombay, Afghanistan, Las Vegas and any other place that I might have mentioned, Australia? How many of you have been to these places actually to tell your to confirm कि हाँ यार जो मेरे दिमाग में इमेज बनी है वही सच है? कितने आप में से सच में इन चारों जगहों पे गए हैं? तो आपको एक चीज़ लगेगी कि नहीं, वेट अ मिनट,
शायद मैं कभी आप लास वेगास गए हो पर आप शायद अफ़गानिस्तान नहीं गए, आप अफ़गानिस्तान गए हैं पर आप बॉम्बे नहीं गए, बॉम्बे गए हैं तो शायद आप ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। बट ये कैसे है कि मेरे को एक ही जैसी इमेज बन रही है तकरीबन सब लोगों के दिमाग में? क्योंकि एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन क्रिएट की गई है कि लास वेगास ऐसा दिखता है और ऐसी लाइफ है वहाँ पर, अफ़गानिस्तान ऐसा दिखता है और ऐसी लाइफ है वहाँ पर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये जो परसेप्शन है ये रियलिटी भी हो सकती है और रियलिटी के बहुत दूर की चीज़ भी हो सकती है। यही चीज़ एरिस्टोटल बोलते हैं। ही इज सेइंग कि एक और कॉज जो सब रिजीम्स में आपको मिलेगा वो क्या है? इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी है तो रेवोल्यूशन आएगा, सरकार चेंज होगी, चाहे इनइक्वालिटी सच में हो, चाहे इनइक्वालिटी प्योरली परसेप्शन वाली हो। इन अदर वर्ड्स लोगों को बस लग रहा हो कि इनइक्वालिटी है, चाहे हो भी नहीं सच में। मैं आपसे अगर आज पूछूं कि क्या इंडिया में इनइक्वालिटी है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई इनइक्वालिटी है, बट या कोई भी और चीज़, मैं आपसे कोई भी इंडिया के बारे में चीज़ पूछूं, बट इफ़ आई आस्क यू कि कैन यू गिव मी सम फिगर्स, पॉसिबली यू मे नॉट। या मैं आपसे पूछूं, इसका बेटर प्लेस ऐसे किया जाता है कि क्या कंपेयर टू 2015 कोई भी मैंने ABCD कोई पैरामीटर उठा लिया कि उसमें हम 2021 में बेटर ऑफ हैं कि वर्स ऑफ हैं। You may have an opinion based on your perception of what you see on social media, what you see on your TV, but that may or may not be factually true. So according to Aristotle, it's not the inequality which will lead to the revolution, and revolution in the narrow sense means even change of government. But according to Aristotle, even if the change, even if the inequality is in perception, it will lead to the change in the regime. तो उसके लिए फिर ये बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स दैट ही सेज, अगेन विल टॉक अबाउट इट इन ग्रेटर डिटेल इन द कमिंग क्लासेस। वन ऑफ द थिंग्स दैट ही सेज इज कि अगर मैं कोई हैमर बना रहा हूँ और उसको मैं और भारी करता जा रहा हूँ और भारी करता जा रहा हूँ और भारी करता जा रहा हूँ, अज्यूमिंग कि बस अब तो आई कैन बैंग एनी नेल, तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। सेम इज़ ट्रू अबाउट मनी, सेम इज़ ट्रू अबाउट प्रॉपर्टी। Private property is a good thing. It's a sign of virtue. It's a sign of an intelligent man, but only to an extent. अगर आपका लाइफ में एक ही पर्पस है to accumulate more and more and more and more and more of property, eventually you will create disturbance in the society. So with this, I will conclude today's lecture. अगली क्लास में हम थोड़ा सिस्टमेटिकली इन सब आइडियाज़ को पढ़ेंगे, मोर एकेडमिकली, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इवेल्युएट एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल साइंस फील्ड. ऑफ कोर्स ही इज़ द फादर ऑफ अस ऑल, एंड विल ऑल्सो राइट सम आंसर्स. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.